हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके सामने फिर एक बार नया वीडियो आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू कर रहे हैं जो चल रहा है हमारे। अभी तक मैंने 1 2 3 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं बेटा। अब मैं 5th लेक्चर पर हूँ और ये 5th लेक्चर जो है ये समझिए किरचॉफ्स लॉ से पहले का कंप्लीट हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ से पहले हम जितने टॉपिक पढ़े हैं उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर किरचॉफ्स लॉ के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से पहले मैं थोड़ा गला बैठ रहा है मेरा, क्योंकि रात का टाइम है। इस टाइम 1 बज रहा है बेटा, 1 AM। हाँ, मैं थोड़ा लेट सोता हूँ और छुट्टी भी है, कल छुट्टी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी गपशप मार रहे थे बैठ के हम, तो मैंने चलो क्यों ना एक बच्चों के लिए वीडियो शूट किया जाए। तो बेटा मैं अपना डस्टर उठा लूँ, आपने डस्टर को देख लिया था, मैं फिर से दिखाता हूँ डस्टर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। देखिए, मैंने आपको सेल्स के बारे में बता रहा था। अगर सेल्स फिर से देखेंगे आप, सभी कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। अगर 2 सेल्स हैं, एक का EMF E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, R2 है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V है। इनके बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये E1 है, ये E2 है, ठीक है, ये E2 है। तो बेटा इनके बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ये दोनों सीरीज है, देखिए आप, दोनों सेल सीरीज में है, प्लस माइनस। अगर ये सीरीज में है तो मैंने बताया था V जो होगा ना, इन दोनों को, इस वाले सेल को देखो ना। अगर मैं यहाँ से करंट I चला दूँ तो क्या होगा? E1 माइनस का R1, ठीक है, इसका हो गया, प्लस इसका ले लो, इस वाले ले लो, इस वाले का क्या होगा? E2 माइनस का R2, यानी V टोटल जो होगा E1 प्लस E2 माइनस का R1 प्लस R2। तो याद कर लो बेटा, अगर डिफरेंट EMF के सेल्स सीरीज में लगे हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो I, तो उनके बीच में, सबके बीच में जो नेट पोटेंशियल यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, जो टोटल होता है वो होता है E1 प्लस E2, यानी 2 सेल्स का, दोनों को EMF को ऐड कर देंगे, प्लस I तो सेम रहेगा, दोनों के रेजिस्टेंस को भी सीरीज में ऐड कर देंगे। तो बोल सकता हूँ V टोटल इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर अब ये फिर से देखेंगे आप, इसका मतलब ये होगा कि अगर इफ n cells को मैं सीरीज में लगा दूं, कहाँ लगा दूं? सीरीज में। n cells सीरीज में है तो E नेट क्या होगा? E1 प्लस का E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट क्या होगा? ठीक है, ये इक्विवेलेंट डाल लो, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। ये कहाँ लगेंगे न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको सारी थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से बार बार पढ़ना है, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ बेटा। इन्हीं सेल को अगर मैं पैरेलल में लगा दूं, ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इसी सेल को क्या कर रहा हूँ? पैरेलल, यानी कि अब मैंने फिर 2 सेल लिए और दोनों को पैरेलल में लगा दिया। क्या लगा दिया? पैरेलल में, यानी कि व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल, ठीक है। सेल्स कैसे हो?
पैरेलल में हो। अगर सेल्स पैरेलल में होंगे तो देखिएगा उधर, पहले डायग्राम बना लेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा बना लो, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। देखिए मैं इसको ले रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अक्सर आ जाता है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, ये आई करंट गया, यहाँ पर गया I1 करंट, यहाँ गया I2 करंट, ये रेजिस्टेंस R1, इसकी EMF E1, इसकी EMF E2, इसकी रेजिस्टेंस R2, यह करंट फिर I निकल गया। यहाँ फिर इसका I करंट निकल गया, मैंने यहाँ से I करंट दिया बेटा। मैंने मान लिया कि दोनों सेल जो है E1 E2 वो पैरेलल में लगे हैं, तो मैंने मान लिया इनके दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज आया V। क्या आया? V। तो देखिए बेटा करंट चलेगा ऐसे, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, V जो होगा, जो V होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि V जितना ये PD होगा उतना ही इस वाली आर्म का PD होगा, उतना ही इस वाली आर्म का भी PD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे? E1 माइनस का I1 R1, ठीक है बेटा, क्या आ गया, इज इक्वल टू इतना ही भी इसका भी होगा, E2 इज माइनस का I2 R2, ठीक है। मसल हमारे इससे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, I1 की ये आएगी, इधर ले आएंगे तो E1 माइनस का V अपॉन R1, I2 कितना आ जाएगा, E2 माइनस का V अपॉन R2, ठीक है। अब सुनिए I जो है I1 प्लस I2 हो सकता है, I इज इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। जब मैं यहाँ डालूंगा तो इसमें क्या होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये बाहर, ये माइनस का V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया I, ये I आ गया। इस समय क्या करने वाला हूँ देखिए आप, मैं इससे V इधर ले जाऊंगा, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का I, ठीक है। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करूंगा, इसको इधर लेकर जाऊंगा तो V की वैल्यू जो आएगी वो देखिए आप क्या आएगी, ये आएगी बेटा E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, देख लेना करके आप। इसे बोलेंगे V, ठीक है, इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट क्या हुआ, दो सेल है अगर पैरेलल में, अगर दो सेल पैरेलल में है तो E इक्विवेलेंट कितना आया, E इक्विवेलेंट आया ये वाली वैल्यू E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर n सेल्स होते तब क्या होता, और इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। इस समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ, बुक्स में भी लिखा होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो मैं कराऊंगा बहुत अच्छे कराने वाला हूँ बेटा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले हल्का सा बेसिक्स पे जरूर जाएं, उनके सारे फॉर्मूले, ठीक है, हमने उनको किस तरह से सॉल्व किया है ये हमें सब पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। थोड़ा मेरा आज गला बैठा हुआ है, मैंने कुछ गाने वाने गा लिए थे सुनाएंगे आपको भी गाने एक दिन, ठीक है। अभी फिलहाल कोर्स करो अच्छे से, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट R1 R2 हो गया बेटा। अब क्या होगा देखिए, अब मैंने बोला कि अगर n सेल्स हूं, तो पता है क्या होगा, E नेट, E इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, E इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन, नहीं ये होगा, ये वाला देखिए
ये था ना, दो सेल के लिए ये था E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन, तो यहाँ लिखेंगे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू n। ये En अपॉन R En। अच्छा, R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस क्या 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया जब दोनों सेल्स के ईएमएफ अलग अलग थे। ठीक है, मैं फिर ये रब करता हूँ इसको बेटा, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और देखिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, मान लिया, सोचो जरा, मैंने इसको रब कर दिया और इसको रब कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, सुनिए बच्चों, देखो, मान लो ये भी E हो जाए, ये भी E हो जाए, है ना, ये भी R हो जाए, ये भी R हो जाए, यानी कि दोनों सेल्स जो हैं दोनों बराबर ईएमएफ के हो जाए, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर हो जाए, तो कितना आएगा दोनों का E इक्विवेलेंट। देखिए अब V कितना आएगा, E इक्विवेलेंट कितना आएगा, E इक्विवेलेंट देखो इसका, अगर R1 R2 R हो जाए और E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E हो जाए, क्या आएगा बेटा? याद है मैंने बताया था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या आया देखना, 2ER अपॉन 2R, 2 से R से R गया, 2 से यानी E आ गया। तो अब एक क्वेश्चन बना क्या कि अगर दो सेल, ठीक है, दो सेल इक्वल ईएमएफ के पैरेलल में लगे हैं और उन दोनों के बीच की इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है बेटा, तो उनका नेट ईएमएफ कितना होगा? E होगा। क्या होगा? E होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा। अब वो पूछ सकता है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? E R इक्विवेलेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या होगा? याद है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये तो होगा। अगर 2 अपॉन R तो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा बेटा R/2। तो इन दोनों को यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन देखिएगा, देखते हैं ना आप लोग मेरी बात। E R I, ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे चेंज किया था, तब क्या होगा, इसका नेट रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इस तरह से, ये तो बन जाएगा E और इन दोनों का बन जाएगा R/2, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा हो बच्चों? मैं समझता हूँ समझना पड़ेगा बेटा, नहीं समझ में आती है तो आप याद करते रहें, सब चीज याद करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो जी मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाला हूँ। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब डालेंगे क्या बेटा? नेक्स्ट डालेंगे बेटा ग्राफ फॉर द टेम्परेचर, है ना। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ निकालना है टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी के अंदर। देखिए ग्राफ फॉर रेसिस्टिविटी लिख दे रहे हैं, रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है। रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर की बात करें तो याद करो रो जोड़ होता है m/n/e² टाउ। रेसिस्टिविटी यानी कि मैं रो बोल सकता हूँ 1 डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ। ठीक है, याद करेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा, n क्या है? नंबर, डेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, ये क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब सुनिए आप जरा, इसमें क्या होता है बेटा, मेटल के केस में, मेटल के केस में मैं बात कर रहा हूँ, मेटल के केस में रो में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है और समझिए। तो देखिए आप, मेटल के केस में जो n होते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करते, डज नॉट चेंज, एंड डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। लेकिन एक बात होती है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये n जो है ना, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, वो सेम रहती है, ठीक, चेंज नहीं होती, लेकिन इनके वाइब्रेशन, बट इनके वाइब्रेशन, ठीक है, इंक्रीज हो जाते हैं। इनके अभी हल्के हल्के थे, जब मैंने टेम्परेचर दी बहुत तेज से वाइब्रेशन हो गए, जब बहुत तेजी से वाइब्रेशन होंगे तो क्या होगा, कोलिजन ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इनकी स्पीड बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तब क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन बढ़ने से इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या है, राइज इन टेम्परेचर। ये कब होता है, इंक्रीज होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाते हैं व्हेन T इंक्रीजेस, व्हेन T टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वॉल्यूम में चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनके वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। अब जब कोई चीज बहुत तेजी से चलेगी तो उसका रिलैक्सेशन टाइम ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो इट मींस टाउ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो याद कर लेंगे बेटा, अब सिंपल मोटी सी बात याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी मेटल में, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से किसी मेटल में रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अब जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो जरा यहाँ देखो, तो इससे क्या होगा, इट इम्प्लाइज रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। तो याद कर लो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल में, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी, बोलो, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और उसका टाउ वो क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ये सब याद कर लो। When we increase the temperature in the case of the metal, then the resistivity increases as well as the resistance increases, and hence the relaxation time decreases. याद कर लेना इस बात को। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया बेटा। अब मैं कुछ ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ नंबर 1 मैं कुछ बात कर रहा हूँ ग्राफ के बारे में, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, याद करने हैं आप लोगों को। मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा। देखिए आप, ठीक है बेटा। अब मैं पहले बात करता हूँ कॉपर के बारे में, रो में एंड टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं। किस किस में ग्राफ बता रहा हूँ बेटा, रो में और टेम्परेचर में, ठीक है। सुने आप, कॉपर का ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे आप। ये लीनियर था, ठीक है बेटा। ये रो है, ये टी है, ये मैं बात कर रहा हूँ कॉपर के बारे में। देखो बीच में लीनियर पार्ट है, क्या है, लीनियर पार्ट है बेटा। और ये बेसिकली लगभग जो लीनियर पार्ट रहता है ना बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये लगभग 500 केल्विन तक रहता है। कितने तक, 500 केल्विन तक रहता है ऑलमोस्ट लीनियर पार्ट। और अगर मैं इसके बीच में सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, ये देखिए आप, तो इसे बोलते हैं, यहाँ लगभग होता है इसका आधा, तो लगभग मान लीजिए आप 250, 273 के केल्विन यहाँ होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है कि मैंने मान लिया कि समझो ये
Z है। ये रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस मतलब यहाँ से रेफरेंस लेते हैं हम कि इससे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, किसका ग्राफ हो गया बेटा, कॉपर का। दूसरा ग्राफ देखेंगे नाइक्रोम का। नाइक्रोम यहाँ पर रोहू, यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, नाइक्रोम का तो कुछ ऊपर से लगता है, ऐसे याद कर लेना ग्राफ। इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आ जाते हैं बोर्ड में, खूब आते हैं। तो बेटा ये इसमें क्या होता है, 200, 400, 600, ठीक है बेटा, 800 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। टेम्परेचर, ठीक है बेटा, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके अंदर को, और केल्विन। और ये देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं 1.1, क्या लिखेंगे 1.1 माइक्रो, माइक्रो होता है ना, माइक्रो ओम सेकेंड, ओम सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, ये 1.1 यानी कि जब रेजिस्टिविटी 1.1 माइक्रो ओम सेकेंड होती है, ठीक है, उससे स्टार्ट करती है बढ़ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है। ये क्या है, एलॉय है। क्या है ये, एलॉय, एलॉयज है, जैसे मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, यूरेका, ये सारे हमारे क्या है, एलॉय हैं। आपको ग्राफ याद होना चाहिए। अब बात करेंगे नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर, जैसे बोल सकता हूँ बेटा डायोड वाल्व है, ट्रायोड वाल्व है। आपने, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में कुछ पार्ट होता है बेटा, सब नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो अगर मैं आई में और वी में ग्राफ बनाऊं, वो ऐसे चला जाए, इट इज द नॉन ओमिक। ये तो आपने 9th 10th में पढ़ा था। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, नॉन ओमिक हो गया। क्या हो गया, नॉन ओमिक हो गया। क्या हो गया, नॉन ओमिक। अब मैंने और आगे बात करी, नॉन ओमिक के बाद अगर मैं नॉन ओमिक में सिलिकॉन की बात करूं या जर्मेनियम की बात करूं, वो कहने लगे भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम में करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ स्केच करो, या सिलिकॉन और जर्मेनियम हो, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। देखें आप कैसे, कुछ आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम का है बेटा, ये वोल्टेज होते हैं, ये करंट होता है। रट लेंगे आप लोग। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, BIASING, इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, BIASING। ये किसके लिए हो गया बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। एक लास्ट ग्राफ और देख लें, मैं यहां बना देता हूं बेटा। गैलियम आर्सेनाइड, ये क्या है पता है, गैलियम आर्सेनाइड बेसिकली जो हमारी LED बल्ब होता है, LED बल्ब के अंदर एक प्लेट होती है, जो आप बोलते हैं ना जिसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं। LED जो है, वो LED बल्ब जो जलते हैं ना घर में हमारे, वो DC होते हैं सारे। कैसे होते हैं, DC, क्योंकि इसके अंदर LED होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। वो एक स्पेशल टाइप के मटेरियल का बना होता है, जो जिसमें जब इलेक्ट्रॉन होल्स भागते हैं ना, तो एक एनर्जी देते हैं, वो विजिबल एनर्जी होती है। तो उसे बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल, जो अंदर LED के अंदर होता है। तो ये LED का पार्ट है, LED, लाइट एमिटिंग डायोड, जो हमारे चल रहे हैं। ये कम वोल्टेज लेते हैं। जब ये सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा तो मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, इसका ग्राफ भी देख लीजिए आप क्या होता है। समझ लीजिए बेटा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे देखा गया है, जो किताब बना होता है ना। इसमें क्या है, 3 पॉइंट ऐसे दिखा दिए, ये दिखा दिए ना, ये है, ये हो गया B, ये हो गया I। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो सकता है कि सेम करंट पे डिफरेंट वोल्टेज हो सकते हैं। तो ये वोल्टेज देख रहा, करंट सेम पर भी वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, जो कम हुआ, फिर बहुत बड़ा, फिर कम हो गया, है ना। तो ये करंट लगातार चेंज हो सकता है। तो इस तरह से इसे बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपको। और इसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं इसे भी रब कर देता हूँ बेटा, ये भी रब कर दिया मैंने आपके सामने। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये तो मैंने आपको समझा दिया।
थोड़ा फिजिक्स में और पार्ट है, एक आपको होता है कलर कोड, जो अब आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, कुछ ऐसे था। अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक होती है सुपर कंडक्टर, सुन लीजिए बस इसके बारे में। सुपर कंडक्टर बेटा क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं, बेसिक ऐसे समझो आप, ऐसे समझिए कि अगर मैंने बोला कि मेटल में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं इसका उल्टा सोच सकता हूँ कि अगर मैं किसी मेटल में टेम्परेचर कम करना शुरू कर दूँ, यानी कि कूलिंग करना शुरू कर दूँ उसके अंदर, ठीक है, 0 डिग्री से और नीचे ले जाऊँ, ठीक है, तब मैं बोल सकता हूँ उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, हो सकता है 0 भी हो जाए। तो कुछ मटेरियल की रेजिस्टेंस 0 भी हो सकती है, तो उन्हें बोला गया सुपर कंडक्टर, यानी कि ऐसे कंडक्टर जो कूल करते करते, कूलिंग करते करते, उनका टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 वो अपने रेजिस्टेंस को लूज कर देते हैं, सारे रेजिस्टेंस को लूज कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर आज की डेट में यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम सुपर कंडक्टर को भी हमें पता होना चाहिए हल्का सा, जब मैं इसका एक ही क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमारी जो बुक्स में इसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया है। अगर मैं इसके क्वेश्चन आते हैं बीच में कॉम्पिटिशन वगैरह में तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको अलग टॉपिक से समझाऊंगा। फिलहाल अभी इतना जितना पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो सुपर कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स, ठीक है, इन विच वी गेट द रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन the temperature continuously decreases and decreases, because we know that in the case of the metal, when we increase the temperature, resistance increases, so we can say that when we decrease the temperature then the resistance will also decreases, ठीक है, also decreases। अच्छा, एक चीज और देखिए, ध्यान से देखना बेटा, कंडक्टर के अंदर एक और अच्छी बात है याद करने के लिए, कंडक्टर में बेटा हमने देखा जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई या रेजिस्टिविटी बढ़ गई, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, याद कर लें आप लोग, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है या रेजिस्टिविटी भी उसकी कम होती है। रेजिस्टिविटी यहाँ बढ़ती है या कम होती है, याद होना चाहिए। देखो कैसे, सुनो, रो इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या था बेटा, 1 अपॉन n टाउ था शायद, है ना। रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, हाँ सही बात है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है ये, बिल्कुल दिमाग खोल लो, समझ लो मेरी बात। सुनो, अगर कोई कंडक्टर है या मेटल है, ठीक है, कंडक्टर है या मेटल है, तो आप बोलोगे जब मैं उसमें टेम्परेचर दूंगा, ठीक है, तो टेम्परेचर देने से मैंने बताया था जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें n चेंज नहीं होते, याद है, मैं लिखवाया था, n चेंज नहीं होते, उनके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं बस। n तो चेंज होते नहीं है, लेकिन उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। मैंने बताया था भी आपको पीछे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा, तो जहाँ डेस्टिनेशन है जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा, तो उसका टाइम कम हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखना, फिर देखा मैंने सेमीकंडक्टर में, सुनो बेटा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये तो कम होता ही होता है, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ना, तो टाउ तो कम होगा, टाउ तो कम हो रहा है, ध्यान से सुनना, टाउ तो कम हो रहा है, और टाउ कम होने से, लेकिन उसी टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा है, टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जानी चाहिए, यानी रेजिस्टेंस
टाउ कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा, देखो ना, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन टाउ, ठीक है। इस केस में क्या होता है बेटा, टाउ कम होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये तो टाउ यहाँ पे भी कम हो रहा था, टाउ कम हुआ रेसिस्टिविटी बढ़ी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ी। यहाँ पे भी टाउ कम हुआ, रेसिस्टिविटी बढ़ी और रेजिस्टेंस भी बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसी के साथ साथ इन्हें कंपनसेट करने के लिए ये एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये कम होता है तो ये उससे प्रोपोर्शन में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा, यानी कि ये बहुत कम, ये बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कम होने से याद कर लो रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, एन बढ़ जाते हैं, एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कम तो होता ही है टाउ, एन बहुत बढ़ने से ओवरऑल वैल्यू रो की कम हो जाती है और रेजिस्टेंस भी गिर जाती है। याद कर लेना, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है बेटा, ये आप आज मैंने इसकी आपकी थ्योरी खत्म कर दी है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से पहले की, और मैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मिलता हूँ, इंतजार रखना मेरा। बाय।